दोस्तों पिछले वीक इंडसइंड बैंक में काफ़ी बुरी सेलिंग देखने को मिली थी। वो पूरा मैटर हम समझेंगे कि क्या था, किस तरीके से चीज़ें हुई थी, किस तरीके से आरबीआई बीच में आया और क्या चीज़ें हो रही है और वो प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई थी, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन बेसिकली ये नो योर कंपनी वाला वीडियो है, तो हम उस मैटर को भी क्लियर कर लेंगे इसमें और ये भी समझ लेंगे कि इंडसइंड बैंक एक्चुअली करता क्या है, किस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस है, किस तरीके से स्टॉक का CAGR है, कहाँ पर आप बाय सेल कर सकते हैं। वो बाय सेल रिकमेंडेशन वाली बात नहीं है, चार्ट पर बताऊंगा तो समझ जाएंगे आप कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। और इसका परफॉर्मेंस किस तरीके से है, मार्केट कैप क्या है, मतलब पूरा कंपनी का प्रोफाइल क्या, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, इन सारी चीज़ों पर भी बारे में बात कर लेंगे। और ये भी समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या मैटर था। हाल ही में ये कुछ टॉप पिक्स है। इंडसइंड बैंक के CEO और डिप्टी CEO को आरबीआई ने दिया मार्चिंग ऑर्डर, जानी बैंक ने क्या कहा। उसके बाद इंडसइंड बैंक क्राइसिस, इंडसइंड बैंक की फॉरेंसिक जांच हुई शुरू, हर रात से उठेगा पर्दा। कुछ ये है कि आरबीआई ने अधिकारियों को पद छोड़ने के लिए नहीं कहा, इंडसइंड बैंक ने किया खारिज इस बयान को। इंडसइंड बैंक को कैसे लगी 1600 करोड़ रुपए की चपत, अब एजेंसी लगाएगी पता, गड़बड़ी का पता चलेगा, किस तरीके से चीजें होंगी। तो ये सब चीजों पर हम बात करेंगे। यहाँ पर समझते हैं इंडसइंड बैंक क्या काम करती है। तो ये स्टेब्लिश हुई थी क्या काम करती नहीं, प्रोफाइल क्या है, 1994 में स्टेब्लिश हुई थी। इंडसइंड बैंक है ग्रोन into India's 5th largest private sector lender providing services across retail, corporate and wealth management segment। ये इसका 1994 में है, अपनी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, 5वीं सबसे बड़ी लेंडर है। अब ये जो अभी हाल ही में केस हुआ था, इसके बारे में अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक, इंडसइंड बैंक has found itself in hot water with the financial reporting revealed board of the Institute of Chartered Accountants of India after a discrepancy of 21,000 crore was founded in derivatives portfolio। वो जो गड़बड़ी हुई थी 2100 करोड़ रुपए की, वो डेरिवेटिव के पोर्टफोलियो में थी। मैंने बैंक निफ्टी वाला जो वीडियो बनाया था उसमें एक बात कही थी कि हम हेजिंग के बारे में पढ़ेंगे कि वो हेजिंग क्या है और क्यों है। हेजिंग तो हम समझते हैं कि आप इक्विटी के सामने फ्यूचर को लॉन्ग करके जा रहे हैं, शॉर्ट करके जा रहे हैं, उसके सामने ऑप्शन फ्यूचर की स्ट्रेडल स्ट्रेंगल लेकर जा रहे हैं ताकि आप हेज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को लॉस से बचने के लिए। तो बैंकें भी लॉस से बचने के लिए हेजिंग करती है, लेकिन वो करेंसी ट्रेडिंग वाली हेजिंग करती है। ठीक है, उसकी बात भी हम करेंगे। तो ये वही वाला है, द डिस्क्रिपेंट फिगर विच कुड हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द 2.35% ऑफ द बैंक्स नेटवर्थ हैज ऑल्सो अट्रैक्टेड heightened oversight from the Reserve Bank of India। अगर वो और बढ़ता है तो कंपनी का 2.5% नेटवर्थ की दिक्कत आ जाएगी, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा समझ लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इंडसइंड बैंक भारतीय वित्तीय सेवा कंपनी जिसकी स्थापना 1994 में हुई, जो कॉर्पोरेट और रिटेल ग्राहकों को बैंकिंग उत्पादों और वित्तीय सेवाओं का एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। स्थापना हुई थी 1994 में। भारतीय संस्कार की उदारीकरण नीतियों के तहत स्थापित होने वाला पहला बैंक है, या बैंक था, बैंक है अभी तो। मुख्यालय इसका जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। बैंकिंग सेवाएं में तो बहुत सारी सेवाएं हैं, हम बात करेंगे। प्रमोटर, बैंक के प्रमोटर हिंदुजा ब्रदर्स है। वर्तमान के CEO है सुमंत कटपालिया और बैंक ने 100 करोड़ पूंजी के साथ अपना परिचालन शुरू किया था। अब तो बहुत बड़ी हो गई कंपनी। ये कुछ इंपॉर्टेंट, हाल ही में इंडसइंड बैंक के फॉरेक्स डेरिवेटिव पोर्टफोलियो के अकाउंट में गड़बड़ी का सामने आया था। तो जो एक्चुअल पॉइंट क्या है, फॉरेक्स डेरिवेटिव पोर्टफोलियो के अकाउंट में गड़बड़ी हुई थी, ये है मेन पॉइंट, ये समझना जरूरी है। ब्रांच और ATM की बात करें तो 30 जून 2021 तक पूरे देश में इंडसइंड बैंक के कुल 2015 ब्रांच थे, 2870 ATM थे, 760 जगहों पर बैंकिंग से जुड़े लोग काम करते हैं या जुड़े काम होते हैं। अब हम प्रोडक्ट सर्विसेज की बात कर लेते हैं। क्या प्रोडक्ट है, देखो प्रोडक्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन बैंकों के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि अकाउंट में होता है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। लोन्स में पर्सनल लोन, बिजनेस लोन कंपनी देती ही देती है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड देती है और अदर कार्ड भी, जो अलग अलग तरीके के कार्ड होते हैं। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट की सेवा तो कंपलसरी है, देनी ही पड़ेगी बैंकों को, देनी ही पड़ती है, क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा। फिक्स डिपॉजिट क्यों किया जाता है वो भी समझा देता हूँ। हमसे कोई पैसा लेता है, उस पैसे का कहीं और यूज़ करता है और उसमें हमें 6-7% पकड़ा देता है। बैंकों ने जो चूतिया काटा है ना रिटेलर लोगों का, वो रिटेलर लोगों को पता ही नहीं है। हमारा पैसा हमसे लेते हैं, उसको बाद में बात करेंगे। चलो, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज में ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज, इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर पैसा नहीं भी जमा करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास बेटर बिजनेस प्लान है, अगर वो फिक्स डिपॉजिट का 6% 8% आपको नहीं लेना है, बैंक टू बैंक अलग हो सकता है, तो आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, उससे तो ज़्यादा ही रिटर्न मिलेगा। तो ओवरऑल हमारा पैसा लेती है और हमको ही नहीं देती, ऊपर से मेंटेनेंस का पैसा भी लेती है, ऐसा काम है। चलो अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस डिटेल्स के बारे में। तो इसके
फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल और टोटल मार्केट कैपिटल की बात करें तो 52,403 करोड़ का इसका टोटल मार्केट कैपिटल है, 44,371 करोड़ का फ्री फ्लोट है। इम्पैक्ट कॉस्ट है 0.02 की, 20% डिलीवरी ट्रेडेड वॉल्यूम है और फेस वैल्यू इसकी 10 है। अभी कम से कम 10 भागों में स्प्लिट हो सकता है। हाई लो की बात करें तो 1576 का हाई था इस साल का, 52 वीक की बात करें 606 का लो था, अब तो और नीचे आ गया है, देख लीजिएगा। 753 अपर लेन, लोअर की बात करें तो 616 है। 3.03 इसकी डेली वोलाटिलिटी है 3% के आसपास और 57.89% की इसकी एनुअलाइज्ड वोलाटिलिटी है। टिक साइज 0.05 का, स्टेटस अभी लिस्टेड है, एक्टिव है। 1998 में जनवरी 28 तारीख को लिस्ट हुआ था और पी की बात करें तो 7.22 और निफ्टी 50 का हिस्सा है ये इंडेक्स, और ये निफ्टी बैंक का भी हिस्सा है ये इंडेक्स, माफ़ कीजिए, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक दोनों इंडेक्स का हिस्सा है ये स्टॉक। प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर इसकी इंडस्ट्री है। चलो अब हम थोड़ी सी नई चीज़ों पर बात कर लेते हैं। क्या एक्चुअली मामला क्या है, किस तरीके से, किसका क्या रिव्यू है, किसका क्या कहना है, और वो इसमें हेजिंग भी समझेंगे और काफ़ी चीज़ें समझने वाली है जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपको पता चल जाएगा इस स्टॉक में अब आपको क्या करना चाहिए। चलो यहाँ पर आपको हेजिंग का मतलब भी समझ में आ जाएगा और एक्चुअली मामला क्या था ये भी समझ में आ जाएगा। तो इसको हिंदी में है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हर बैंक विदेशी मुद्रा में लेन देन करता है। विदेशी मुद्रा की कीमतें बढ़ती रहती हैं या फिर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, इस तरीके से बोल सकते हैं, घटती बढ़ती रहती है। इससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए बैंक्स हेजिंग करते हैं। हेजिंग में डेरिवेटिव्स, फ्यूचर और ऑप्शन का इस्तेमाल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसको नहीं पता है, हेजिंग जो होती है वो डेरिवेटिव्स के थ्रू होती है, जिसमें ऑप्शन या फ्यूचर के थ्रू आप या तो करेंसी डेरिवेटिव्स की हेजिंग बोल सकते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव से हेजिंग बोल सकते हैं, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव की हेजिंग हो सकती है, कमोडिटी डेरिवेटिव्स की हेजिंग हो सकती है। हेजिंग्स बहुत तरीके की होती है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं करेंसी डेरिवेटिव्स की। ठीक है, हेजिंग में कई तरह के चार्ज लगते हैं। इंडसइंड बैंक का ट्रेजरी डिपार्टमेंट हेजिंग का काम देखता है। ये डिपार्टमेंट दो टीमों में बटा है, एक तो इंटरनल टीम हो गई और दूसरी हो गई एक्सटर्नल टीम। दोनों टीमें अलग अलग तरीके से काम करती थी। एक्सटर्नल टीम मार्क टू मार्क मार्केट। अब जो मार्क टू मार्केट वाला जो पोजीशन है वो आपको डीमैट अकाउंट में भी दिखता है। MTM या M2M जो आप बोलते हैं, जो भी होता है ऊपर नीचे वो आपको प्रॉपर दिखा देता है ना, सारी पोजीशन कटने के बाद कि भैया इतना लॉस है या इतना प्रॉफिट है। या करंटली जो लाइव ट्रेडिंग होती है उसमें भी M2M ही दिखाता है, वो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। तो जो एक्सटर्नल टीम थी वो M2M पे काम करती थी, लेकिन इंटरनल टीम की दिक्कत थी, दूसरा मेथड इस्तेमाल करती थी। MTM मेथड से सही तस्वीर दिखती है क्योंकि वो डीमैट से भी हमको पता चलता है, लेकिन इंटरनल टीम के मेथड से सही तस्वीर नहीं मिल पा रही थी। कई बार करेंसी ट्रेड पहले ही कर लिए जाते थे, सेटलमेंट बाद में होता था, इस तरीके से समझ सकते हैं। ओके, इससे इंटरनल टीम को लगता था कि बैंक को फ़ायदा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। इससे बैंक का प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा था। ये गलती पिछले 7 से 8 सालों से हो रही थी। अब 7-8 सालों से हो रही थी तो इसको सीधा साफ ये मान कर चलिए कि पता था, क्योंकि 7-8 साल में इतना बड़ा मैनेजमेंट बैठा है, इतने बड़े लोग बैठे हैं, अकाउंटेंट बैठे हैं, ऑडिटर बैठे हैं, तो क्या बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि हमको? ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। टॉप मैनेजमेंट को भी इस बारे में पता था। ये किसी की रिपोर्ट है, मैं समझा दूंगा किसकी रिपोर्ट है। सितंबर 2023 में RBI ने एक सर्कुलर जारी किया। इसके बाद इंडसइंड बैंक ने इंटरनल ट्रेड बंद कर दिए, सिर्फ एक्सटर्नल ट्रेड जो कि M2M वाला काम हो रहा था उससे हो रही थी, उस प्रोसेस से, लेकिन अब तक नुकसान हो चुका था। 2023 की बात है ये। इस बैंक को इस गलती के बारे में पता नहीं था, ये क्वेश्चन मार्क है क्या? ठीक है, बैंक के इंटरनल ऑडिट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में बैंक का प्रॉफिट 2100 करोड़ रुपए ज़्यादा दिखाया गया। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लगभग 1500 करोड़ रुपए ज़्यादा दिखाया गया, मतलब टोटल प्रॉफिट 2100, नेट प्रॉफिट 1500 करोड़, यानी हर साल लगभग 220 करोड़ रुपए का फ़ायदा गलत दिखाया गया। ये टोटल मैटर है, अगर आपको समझ में आ रहा हो कि ये इंटरनल टीम की ये गलती है। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम और बात करते हैं इस पर। अब ये रिपोर्ट देखो, ये हिंदी न्यूज़ की रिपोर्ट है और ये नवभारत टाइम की रिपोर्ट है। मेरा कोई इसमें कोई पर्सनल हाथ नहीं है कि मैंने खुद ने बनाया है, तो इसको समझते हैं। इंडसइंड बैंक की गड़बड़ी के बारे में टॉप मैनेजमेंट को पहले से पता था, बेच दिए थे करोड़ रुपए के शेयर। इनसाइडर स्टोरी है ये। इंडसइंड बैंक की शेयरों में के कीमतों में भारी गिरावट देखी गई क्योंकि इंटरनल ऑडिट में अकाउंटिंग गड़बड़ी पाई गई। इस वजह से 2100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। निवेशकों का बैंक से विश्वास उठ गया है, जिससे मार्केट कैप 20,000 करोड़ रुपए कम हो गई है। ये हुआ। CEO और डिप्टी CFO को पहले ही बेच दिए थे शेयर। इसको भी, इस रिपोर्ट को पढ़ना ज़रूरी है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि बैंक को अक्टूबर 2024 में इस गलती के बारे में पता चल गया था, लेकिन क्या CEO और CFO को इसके बारे में पता नहीं था? ये गलती 6-7 सालों से हो रही थी और वहाँ 7-8 सालों से लिखा हुआ है। किसी की बहनचोद रिपोर्ट भी सही नहीं बनाते। एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंक के CEO सुमंत कटपालिया, ये हमने बात की थी कि इसके CEO कौन है,
सुमंत सर कटपालिया, ठीक है, अपने लगभग सारे शेयर 1437 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेच दिए थे। उनके पास 118 करोड़ रुपए के शेयर थे। उनके डिप्टी सीएफओ अरुण खुराना ने भी लगभग अपने सारे शेयर 1451 रुपये के प्राइस पर बेच दिए थे। उनके पास 70 करोड़ रुपए के शेयर थे। उस समय शेयर की कीमत अपने हाईएस्ट लेवल पर थी। इसके अलावा एफआई ने भी अपनी शेयर होल्डिंग 40% से घटाकर 24% कर दी है। जब हम थोड़ी सी आगे आएंगे मैं बताऊंगा वो शेयर होल्डिंग कहाँ पर दिख रही है। जबकि डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। इससे म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियों को नुकसान हुआ है। अब सबकी नज़र एक्सटर्नल ऑडिट पर है। इससे ही पता चलेगा कि असली तस्वीर क्या है और आगे क्या होगा। ये है पूरा मैटर। आरबीआई ने इंडसइंड बैंक के निदेशक मंडल से कहा है कि वो चालू तिमाही के दौरान बैंक द्वारा घोषित अकाउंटिंग में 2100 रुपये की भारी गड़बड़ी के खुलासे के बीच सुधारात्मक कार्रवाई पूरी करें। और रिजर्व बैंक ने और कहा है कि बोर्ड और प्रबंधन को केंद्रीय बैंक द्वारा निर्देश दिया गया है कि वे सभी हितधारकों को आवश्यक खुलासे करने के बाद जनवरी मार्च तिमाही के दौरान पूरी तरीके से सुधारात्मक कार्रवाई पूरी कर लें। बयान में कहा गया है कि इस समय जमाकर्ताओं को अटकलों पर प्रतिक्रिया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो और कुछ है इसमें, ओके, ये हेजिंग हमने पढ़ लिया ना। चलो तो ये था प्रॉपर मैटर। 2100 रुपये की गड़बड़ी हुई है, उसमें बैंकों को लगभग 1600-1500 करोड़ का नुकसान हो सकता है। मार्केट कैपिटल गिरी है। तो अब देखो किस तरीके से चीज़ें होंगी। ये बात तो पक्की है कि नुकसान हुआ है गलत अकाउंटिंग के कारण, ये तो पक्का बात है, इसलिए वो स्टॉक गिर रहा है। और मैं कहूँगा कि एफएनओ का स्टॉक है तो थोड़ा दूर रहें। चलो सीएजीआर की बात कर लेते हैं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की, स्टॉक के सीएजीआर की, प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो पूरा डेटा आपके सामने है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 साल का 19% है, 5 साल का 16%, 3 साल का 16%। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल का 20% है, 5 साल का 22% है, 3 साल का तो बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा है 47%। पर देखो ये पिछले 7 साल से गड़बड़ी चल रही है। तो अगर वो चीज़ नहीं होती तो वो प्रॉफिट ग्रोथ बहुत कम होता, ठीक है, ये भी एक तकलीफ है। तो ये सब कुछ एडजस्ट होगा अभी। अब ये पुराना डेटा हो गया है लेकिन ये रॉन्ग डेटा है। अगर वो गड़बड़ी सही होती है तो इस पर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्टॉक प्राइस का सीएजीआर उसी तरीके से रहेगा, लेकिन 3 साल का -3% है और 5 साल का 0%, 3 साल का -10%, 1 साल का 55%। ये गलत है, ये डेटा भी गलत है। तो स्क्रीनर वालों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर पिछले 3 साल से स्टॉक नेगेटिव है तो 1600 के स्तर पर कैसे पहुँच गया। क्योंकि कोरोना के टाइम पे स्टॉक का प्राइस लगभग 600 रुपये होना चाहिए था, 500 या 600 रुपये, और उसके बाद वो 1500 गया, तो वहाँ से तो 300% बढ़ गया। तो ये क्या है, ये गलत है ना। अब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 साल का 13%, 5 साल का 13%, 3 साल का 13% और लास्ट ईयर का 15%, ये भी गलत है। मतलब ये वाला सही है, बाकी 3 वाले गलत है। सबके अपने अपने रीज़न है। चलो अब यहाँ पर हम फाइनेंशियल रिजल्ट की बात कर रहे थे। तो जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसमें रेवेन्यू 13% साल दर साल गिरा। नेट इनकम साल दर साल रिजल्ट है ये, लास्ट क्वार्टर जब फाइनेंशियल आए थे तो उस हिसाब से साल दर साल। अर्निंग पर शेयर डिल्यूटेड 39.09% नेगेटिव। उसके बाद है नेट प्रॉफिट मार्जिन 29.88%। और चीज़ें हैं दिसंबर की अर्निंग, सितंबर की अर्निंग, जून की अर्निंग 2024 में पूरा ये अर्निंग पर शेयर मिस्ड बाय 0.76% और बहुत नेगेटिव है। अब ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करें तो 31 दिसंबर 2023, मतलब 2023 से लेकर 2024 तक के फाइनेंशियल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, इसको समझो यहाँ पर, ठीक है। ये टोटल इनकम है, ये नेट प्रॉफिट लॉस है और अर्निंग पर शेयर है। लॉस होता तो माइनस दिखता, ठीक है, तो ये प्रॉफिट है। अर्निंग पर शेयर घटा है, देखो यहाँ 29 था या 30 था या 27 या 17 और यहाँ 18, तो लगभग घटा है अगर साल दर साल की बात करें, इसीलिए ये वाला नेगेटिव है। और जब वो घटा है तो ये बड़ा है टोटल इनकम, लेकिन यहाँ पर नेट प्रॉफिट लॉस में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी घटा है। 2.29 था, फिर 2.34, फिर 2.15, 1.32 और 1.40, इस तरीके से। ये लाख में है, उसका करोड़ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या है 1400 ये 1401 करोड़ इस तरीके से लिख सकते हैं अगर करोड़ में कन्वर्ट करना है। चलो ये मशीन जनरेटेड है तो आप इसकी अच्छाई और बुराई, प्रोज एंड कॉन्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद आ गया वापस से शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो दिसंबर 31 और ये जून 2024, 30 जून मान लीजिए या जून 30 बोल लीजिए, क्योंकि सीएफ जून और 30 के, तो जून 30 का होता है इसलिए 31 का महीना नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर जून में 16% थी प्रमोटर ग्रुप की, तो सेम उतनी ही है। पब्लिक की बात करें तो अभी उतनी है,
लेकिन ये यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये स्किनर का डेटा है और ये एनएससी की साइट का डेटा है। तो यहाँ पर आप देखो ये साल दर साल है, यहाँ पर ईयरली है। 2019 से लेके 2024 तक का डेटा है, लगभग 5-6 साल का। इसको देखो, प्रमोटर की 16.8 थी, फिर 14 हुई, फिर वापस 16 हुई, फिर 16 सेम 50, 16, 16, 40, और ये उसी तरीके की है प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की। लेकिन एफआईएस की बात करें तो 53% की होल्डिंग अब 24% रह गई है, और डीआईएस की बात करें तो 9.75% की होल्डिंग जो है वो 42.43% है। ये थोड़ा सा यहाँ पर इसको समझिए। जब एफआईएस ने बेचा तो डीआईएस ने खरीदा। अब जब डीआईएस ने खरीदा तो किसके लिए खरीदा होगा? म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा होगा, और भी लोगों ने खरीदा है। तो ये जो म्यूचुअल फंड ने खरीदा, इसमें पैसा किसने लगाया है? रिटेलर ने लगाया ना। ऑल ओवर नुकसान तो रिटेलर का ही है सर। ये वाली बात कर रहे हैं हम लोग कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं या जिन लोगों ने भी खरीदे हैं बड़े इंस्टीट्यूशंस ने, उसने ओवरऑल बेचा तो रिटेलर्स को ही है ना, लगभग। कुछ इंस्टीट्यूशन ने रखा भी अपने पास, ऐसा नहीं है कि वो पूरा ही रिटेलर ने खरीदा है। पर एक बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब इसको बोल सकते हैं ना कि इंडियंस, अगर मैं इसको बोलूँ तो कोई दिक्कत है क्या एफआईएस में, डीआईएस में? अगर मैं इंडियंस बोलूँ तो दिक्कत है क्या? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में अगर मैं इंडिया की ही बात करूँ तो नुकसान तो ऑल ओवर इंडिया को ही हो रहा है ना। उसमें फिर वो इंस्टीट्यूशन को हो या रिटेलर को हो, नुकसान तो इंडिया का ही है। ये बात कर रहे हैं हम लोग। वो रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ कि वो रिपोर्ट में यही तो तकलीफ हो रही है, क्योंकि नुकसान इंडिया का हो रहा है, ऐसा है। पब्लिक के पास 19% है, जो 16% है, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आप देख सकते हैं अलग अलग साल में अलग अलग तरीके से। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब ये चार्ट पैटर्न है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है, समझेंगे तो बेटर रहेगा। देखो, जब तक कोई कंक्लूजन नहीं आ जाता है तब तक तो दूर रहें तो बेटर है। फिर भी अपन किसी को मना तो नहीं कर सकते, लेकिन एफएनओ का स्टॉक है तो थोड़ा सा दूर रहें तो बेहतर है, क्योंकि ये एफएनओ के स्टॉक अलग तरीके से बिहेव करते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि शॉर्टिंग हुई है। आप इसको कोरोना की शॉर्टिंग बोल सकते हैं, लेकिन ये वाली तो कोरोना की नहीं है ना, 2018 वाली। तो पहला सपोर्ट तो ये है इसका 780। अगर ये टूटता है तो पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी हो सकती है, 400 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, चाहे ना हो। लेकिन अगर ये टिक जाए 780 के ऊपर तो फिर ये वापस से आपको 1000 रुपये के लेवल्स तो आराम से दिखाएगा, और उसके बाद 1300-1400 के लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन अगर ये प्रीवियस लॉस को टच करता है तो 300 रुपये भी जा सकता है। और अगर वो रिपोर्ट सही पाई जाती है, जैसे ये वो आएगा कि हाँ भैया सही है, ऐसा हुआ है, ऐसा, और इसमें क्या गलत हो सकता है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गई, तो स्टॉक फिर सर्किट मारेगा। ऐसा नहीं कि गिर जाएगा, सर्किट ही मारेगा नीचे की साइड। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। बस वो सेम चार्ट है, ऑलरेडी वो लो तोड़ चुका है 780 का, गिरा तो फिर और गिर सकता है। अपन बता नहीं सकते कहाँ तक गिर सकता है, वरना फिर वो सेबी वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ओके, तो यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।